हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञान असली क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। आज है 12 दिसंबर और आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको हमारे ये प्रयास अच्छा लग रहा है, डेली इन सेशन से जुड़ा करिए। आप लोग के लिए प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाके, और अभी तक लगभग 90 सेशन हो चुके हैं, तो उन सभी सेशंस को देखिए। बहुत सारे लर्नर्स का कहना है कि सर यहाँ पर क्वेश्चंस जो आप कराते हैं वो सॉल्व हो जाता है, और जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं वो हमसे सॉल्व नहीं हो पाते। तो एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए मैं आपके सामने कुछ भी परोसूंगा, वो आपको समझाऊंगा, तो आपको तो समझ में आएगा ही। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आप खुद से करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब आप खुद से सॉल्व करने लगेंगे क्वेश्चंस, तभी आपके क्वेश्चन सही होंगे। मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको रीड करके बताता हूँ, तो हमारे दिमाग में कुछ कई बार कई चीज़ें जो है ना वो क्लिक कर जाती हैं। वो खुद से आप करना सीखिए। तो इसके लिए जो भी अभी तक हमने पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं आपको, उससे आप करिए। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लगता होगा कि वहाँ पर ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, तो एक कारण और भी है, और वो सबसे बड़ा कारण है कि आपको जो है लिंक करना आना चाहिए अलग अलग टॉपिक्स को। मैं आपको टॉपिक्स पढ़ा देता हूँ, आप उनको लिंक करिए, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में उनको लगाइए और देखिए कि कैसे उसका एप्लीकेशन होता है। यानी आपको 2-3 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन में उसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको अपने तौर पे करना होगा। हर चीज़ आपको स्पून फीड नहीं किया जाएगा। मैं आपको परोस के खिलाता रहूँगा, फिर क्या मतलब है? कोई आपका संज्ञान का विकास नहीं होने वाला है इस वजह से। तो बिल्कुल जो है आप इस चीज़ की फ़िक्र छोड़ दीजिए कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, बहुत हेल्पफुल है। बस आप अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करिए। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा परावर्तनीय शिक्षण की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है इट इन्वॉल्व्स सेल्फ इवेल्युएशन, दूसरा ऑप्शन है इट इज बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड मेथोडोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है इट एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, और चौथा ऑप्शन है सपोर्ट्स अडेप्टिव स्ट्रेटजीज। देखिए, नॉट पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। इनमें से कौन सा रिफ्लेक्टिव टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता नहीं है? तो यानी 3 इसमें इसकी विशेषताएं हैं और एक नहीं होगा, है ना? तभी पूछ रहा है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। तो बताइए कौन सा वो होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में जाना और मेंशन कर देना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, और फिर मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो है ना, ये जोर डालता है एडाप्टेबिलिटी पे, कि आप जो है वो अडाप्ट करें, लर्नर के नीड्स के हिसाब से अपने बदलाव करें जो भी टीचिंग कर रहे हैं उनमें। ये क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, ये आलोचनात्मक चिंतन को प्रमोट करता है। इसके साथ साथ आत्म परीक्षण कहें, सेल्फ इवैल्यूएशन करने के लिए प्रोत्साहित करता है टीचर को। ये रिजिड नहीं होता है ना? और रिजिड नहीं होता है यानी प्री डिफाइंड नहीं होता है। प्री डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि पूर्व निर्धारित, पहले से ही निर्धारित कर दिया गया कि इन्हीं मेथोडोलॉजी से आपको पढ़ाना है, आपको सिर्फ लेक्चर मेथड से पढ़ाना है और कोई पद्धति इस्तेमाल नहीं करना है। तो वो रिफ्लेक्टिव टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है। सेल्फ इवैल्यूएशन, ऑफ कोर्स सेल्फ इवैल्यूएशन आप करते हैं तभी आप रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो है वो टीचिंग बेहतर कर पाता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि आप खुद को इवैल्यूएट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट अपॉन कर रहे हैं अपने मेथोडोलॉजी पे। क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट ऑफ कोर्स ये करता है, और अडैप्टिव स्ट्रेटजीज को सपोर्ट करता है। बी जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का, और इसलिए यही इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। रिसर्च एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्सिफाइबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस बाय। बताइए फॉल्सिफाइबिलिटी की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? पहला है कार्ल पॉपर, दूसरा ऑप्शन है थॉमस कून, तीसरा ऑप्शन है इम्रे लकातोस, या फिर चौथा ऑप्शन है पॉल फायरेबेंड। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? कार्ल पॉपर, थॉमस कुहन, इम्रे लकाटोस, या पॉल पॉल फेयरबेंड। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? फॉल्सिफाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, है ना? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख के। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, याद रखिएगा, कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ने फॉल्सिफाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस कॉन्सेप्ट को। और ये जो है ना, साइंटिफिक थ्योरीज को नॉन साइंटिफिक थ्योरीज से डिस्टिंग्विश करना या उनसे कैसे आप अलग बता सकते हो, उसके लिए फॉल्सिफाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिफिक थ्योरीज वर्सेस नॉन साइंटिफिक थ्योरीज, इनके बीच में आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, इसके लिए ये फॉल्सिफाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट और ये कार्ल पॉपर ने दिया था। थॉमस कून के बारे में बात करें तो पैराडाइम शिफ्ट थ्योरी दिया था इन्होंने,
ये सभी नाम आप याद रखिएगा, ये सभी नाम जो है आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। पैराडाइम, सिफ्ट थ्योरी, इमरे लकातोस जो है इनको जाना जाता है साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम के जो मेथडोलॉजी है उसके लिए, साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम, चूंकि ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो ये पॉल फेयरबेंड, इनको जाना जाता है एपिस्टेमोलॉजिकल अनार्किज्म। तो इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए यही कार्ल पॉपर इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ थॉमस कून, ये पैराडाइम शिफ्ट थ्योरी। तो ये दोनों जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कार्ल पॉपर इस फॉल्सिफाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। शैनन वीवर मॉडल के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है जो मैसेज को डिस्टॉर्ट करता है उसके लिए। शैनन वीवर मॉडल में संदेश में विकृतियों के लिए कौन सा घटक उत्तरदायी है। कई बार मैंने बता दिया है इसको, ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर मुझे सभी से चाहिए। जो इसका सही उत्तर होगा मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, वो होगा नॉइज। नॉइज जो है ना वो शैनन वीवर मॉडल में रिप्रेजेंट करता है डिस्टॉर्शन और या इंटरफेरेंस जो मैसेज को डिस्टॉर्ट कर देता है, मैसेज को पूरी तरीके से विकृत कर देता है, खराब कर देता है। एनकोडर जो है ये कन्वर्ट करते हैं आइडिया को सिग्नल में, याद रखिएगा। एक आइडिया आया दिमाग में, इसको कैसे आप कन्वर्ट करेंगे मैसेज के रूप में, वो एनकोडर। चैनल जो है एक मीडियम जिसके थ्रू भेजा जा रहा है संदेश। फीडबैक क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स जो कि रिसीवर से सेंडर की तरफ भेजा गया है। तो ये आपका हो गया नॉइज जो होता है ना, वो आपका ये डिस्टॉर्शन या इंटरफेरेंस होता है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। आईसीटी का ये क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज प्राइमरली यूज फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन ओवर इंटरनेट। हजारों बार करा चुका हूं आपको, सिक्योरली डेटा ट्रांसफर करने के लिए इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल आप करते हैं, है ना। FTP, HTTP, SSL और या TLS या फिर SMTP, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। देखिए FTP जो है ना ये फाइल ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है, उसमें कोई एनक्रिप्शन नहीं होता है, ये नहीं होगा। HTTP जो है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है लेकिन सिक्योर नहीं होता है, याद रखिएगा। वो HTTPS होता है जो सिक्योर होता है, तो ये भी नहीं होगा। SMTP जो है ये मेल के लिए यूज़ होता है, इसको हम जो है SMTP को हम यूज़ करते हैं ईमेल सेंड करने के लिए, तो ये भी सिक्योर नहीं होता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। SSL या TLS ये इंश्योर करता है कि कम्युनिकेशन जो है ना वो सिक्योर हो इंटरनेट पे, और ये कैसे, एनक्रिप्शन के माध्यम से एनक्रिप्ट करके डेटा को। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा SSL या TLS। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पर। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट का आपका यूनिट 9 का एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स कंट्रीब्यूट्स मोस्ट सिग्निफिकेंटली टू एसिड रेन। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक योगदान देता है। सबसे अधिक पूछ रहा है ना एसिड रेन में, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी, सल्फर डाइऑक्साइड। ये कई बार मैं करा चुका हूँ, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं। SO2 जो है ये इसका सही उत्तर होगा। SO2 जो है ना ये रिएक्ट करता है जो वाटर के साथ, और ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है ना। सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम H2SO4 कहते हैं। कैसे होता है, तो देखिए H2O होता है पानी का जो ये पूरा, और ये होता है आपका SO2। अब ये जब रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन के बाद क्या होता है, देखिए ये दो H2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये SO2 आ जाएगा, और प्लस ये एक जो है यहाँ पर ऑक्सीजन का एक और कंपाउंड है H2O में से, और ये टोटल मिला देंगे तो बनेगा आपका H2SO4, है ना, H2SO4। और इसको हम कहते हैं क्या, H2SO4 को हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो H2SO4 बनने के बाद से ये आपका एसिड रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा जो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है, हमारे बिल्डिंग्स को येलो कर देता है, येलो टिंट पे ला देता है, जो पीलापन आ जाता है बिल्डिंग्स में वो होता है। अच्छा, H2SO4 जो है ना ये एक तरीके से अगर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये कम्प्लीटली आयनाइज कर देता है वाटर को, है ना। तो इतना जानना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजर्स वगैरह जो अमोनियम सल्फेट वगैरह है तो उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है, केमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, रिफाइन पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए यूज़ होता है ये। ओके, तो चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात करें तो एसिड रेन इसकी वजह से नहीं होता है। मीथेन के बारे में बात करें तो ग्रीन हाउस गैस होता है ये, लेकिन एसिड रेन ये नहीं कराता। और ओजोन जो है ये ओजोन लेयर से रिलेटेड है, और या फिर सरफेस लेवल ओजोन पे जो इसकी वजह से पोल्यूशन होता है उससे रिलेटेड है। वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देखा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। छठा प्रश्न है हमारा,
हायर एजुकेशन सिस्टम से विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्रेडिटिंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया। भारत में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है NAAC, दूसरा ऑप्शन है NCTE, तीसरा ऑप्शन है UGC और चौथा ऑप्शन है AICTE। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। एक और चीज़ बता दूं कि आने वाला जो सेशन होने वाला है ना, उसमें मैं बहुत टफ क्वेश्चन लाने वाला हूं। और वो क्वेश्चन से आप लोग कहते हैं ना कि सर टफ क्वेश्चन नहीं कराते हैं या फिर ये इजी कराते हैं, तो अब आप जो है उन सेशंस में देखिएगा कि कैसे क्वेश्चंस मैं कराता हूँ आपको लगेगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करने में दिक्कत दे रहे हैं। तो मिक्स करते हैं हम यहाँ पर, कभी ईजी कभी टफ। और इसी वजह से आपको कभी कभी लगता है कि ये सेशंस जो है ना ये बहुत ईजी हैं, क्योंकि अब आपको इतने बार मैं करा चुका हूँ ये कॉन्सेप्ट्स कि वो तो लगना ही है ईजी, है ना। और PYQs भी मैं लेके आने वाला हूँ जल्दी ही। अच्छा, अगर इसका सही उत्तर के बारे में बात करें तो NCTE द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यही एक्रेडिट करता है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को इंडिया में एक्रेडिट करता है, मान्यता प्रदान करता है। पूरे हायर एजुकेशन के बारे में अगर बात करेगा तो NAAC नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल जो होता है ये। और वही UGC बात करें तो UGC जो है रेगुलेट करता है यूनिवर्सिटीज़ को, ग्रांट्स वगैरह देता है, तो ये हो गया। और AICTE जो है ना टेक्निकल एजुकेशन को देखता है, तकनीकी शिक्षा को देखता है, तो ये हो जाएगा B ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब हम बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न पर। और 7वें प्रश्न पर बढ़ने से पहले फिर से बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर और PGT के लिए जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है फरवरी में, उसकी डेट आई है, उसके लिए एक कोर्स शुरू किया गया है। और ये कोर्स बिल्कुल सिलेक्शन वाला कोर्स होने वाला है। फरवरी 2025 को हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर उस एग्ज़ाम को। और बहुत ही कम फीस में हाई क्वालिटी का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपके कोई जानने पहचानने वाले हैं जो कि इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को भरा है उन्होंने, तो ज़रूर उनको बता दीजिएगा। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जो है डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। बेहतरीन कंटेंट के साथ अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा लॉजिकल रीजनिंग का। अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। न्याय दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का मान्य स्रोत नहीं है। पहला ऑप्शन है परसेप्शन, दूसरा ऑप्शन है टेस्टिमनी, तीसरा ऑप्शन है एनालॉजी या फिर चौथा ऑप्शन है बिलीफ। बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। इंडियन लॉजिक का ये क्वेश्चन है। न्याय फिलोसफी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज जो है ना, वो न्याय फिलोसफी जो है किसको किसको रिकग्नाइज करता है ना। तो देखिए उसमें सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि इसका क्या होगा सही उत्तर, है ना। सबसे पहले तो परसेप्शन आता ही है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जो भी नॉलेज आपको मिलता है, जो अपने इंद्रियों की मदद से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं आप, तो वो तो नॉलेज जो है ना वैलिड नॉलेज होता है, उसको न्याय मानता है वैलिड नॉलेज, तो इसलिए ये तो इसका होगा ही। और ये नॉट पूछ रहा है तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। टेस्टिमनी या वर्बल टेस्टिमनी, जिसे शब्द के नाम से भी जाना जाता है, SHABD शब्द, इसको भी एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना गया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। एनालॉजी, उपमान जिसे हम कहते हैं, उपमान या कंपैरिजन, है ना, ये भी एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना गया है। बिलीफ नहीं, बिलीफ जो है एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं माना गया और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिलीफ के बेसिस पे आप नॉलेज नहीं गेन कर सकते हैं, है ना, इसमें एम्पेरिकल या लॉजिकल वैलिडिटी कुछ नहीं है, तो इसलिए D ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा और बिलीफ जो है गलत है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। विच टाइप ऑफ फॉलिसी occurs when an argument is based on an irrelevant point। जब कोई तर्क अप्रासंगिक बिंदु पर आधारित होता है तो कौन सी भ्रम होती है या फॉलिसी होती है इररेलेवेंट पॉइंट के ऊपर। पहला ऑप्शन है एड होमिनम, दूसरा ऑप्शन है रेड हेरिंग, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रॉ मैन और चौथा ऑप्शन है अपील टू इग्नोरेंस। तो बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। और कोई भी आपका फीडबैक है वो भी नीचे दिया करिए कमेंट सेक्शन में, आपके फीडबैक पे काम जरूर किया जाएगा। अगर आप एक बेहतरीन ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं जहां पर आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ मिलके, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। मैं वहाँ पर आपको जो है DI के क्वेश्चंस भी मैंने दिया हुआ था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का। और इसके साथ साथ वहाँ पर कुछ भी नया होता है, कोई भी नया नॉलेज मुझे शेयर करना होता है, मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इनवाइट ओनली ग्रुप है तो बहुत कम मेंबर्स हैं वहाँ पर, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और बहुत पढ़ने वाले ही लोग हैं वहाँ पर, है ना। जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका रेड हेरिंग पॉलिसी। तो रेड हेरिंग पॉलिसी कब
अकर होता है? देखिए, एक डिस्ट्रैक्शन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक ऐसा पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा आपके सामने, आप किसी से तर्क कर रहे हो तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे और अटेंशन को डाइवर्ट करेंगे मेन इशू से। तो जैसे आपने टॉपिक कहा कि शुड वी रिड्यूस टैक्स, क्या हमको टैक्स कम करना चाहिए? तो पॉलिसी क्या होगी? जैसे मैं अगर बोल दूं कि वी शुड नॉट रिड्यूस टैक्स बिकॉज स्कूल्स नीड फंडिंग, स्कूल्स को फंडिंग चाहिए, तो मैंने इररिलेवेंट पॉइंट डाल दिए यहाँ पर, क्योंकि स्कूल फंडिंग जो है ना वो डायरेक्टली ये रिड्यूस टैक्सेस रिड्यूस करने से उसका कोई लेन देन नहीं है, लेकिन मैंने एक इररिलेवेंट पॉइंट डाल दिया और इसी को हम रेड हेरिंग पॉलिसी कहते हैं, यानी मुद्दे से भटका दिया मैंने, है ना। अगर हम बात करें एड होमिनम की, तो जो एड होमिनम पॉलिसी है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो है पर्सन को आप अटैक करते हैं, ना कि जैसे जो आर्गुमेंट है उसको। मान लीजिए किसी से आप आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो सामने वाला पर्सन कह रहा है कि देखिए टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम होने वाला है, अब ठंडी पड़ने वाली है। आप बोलोगे कि आप कैसे कह सकते हो, आप मौसम वैज्ञानिक हो, मैं आपका बात नहीं मानूंगा। तो आप जो है उन पर्सन के ऊपर अटैक कर दिए, ना कि उनके जो उन्होंने आपके सामने तर्क रखा था उसको, तो इसको हम एड होमिनम कहते हैं। ये नहीं होगा इसका सही उत्तर। स्ट्रॉमैन पॉलिसी के बारे में बात करें तो मिस रिप्रेजेंट करना एक आर्गुमेंट को, ताकि आसानी से जो है उनको हराया जा सके जिससे भी आर्गुमेंट कर रहे हो, तो इसको स्ट्रॉमैन पॉलिसी कहते हैं। और इग्नोरेंस को, अपील टू इग्नोरेंस मतलब एक क्लेम सही है ऐसा असर्ट करना, क्योंकि उसको फॉल्स प्रूव नहीं किया गया है। किसी भी चीज़ को अगर गलत नहीं प्रूव किया गया तो आप बोल रहे हो कि इसलिए वो सही है, तो फिर ये अपील टू इग्नोरेंस हो गया, ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम आ चुके हैं अपने नए प्रश्न पर। वीडियो को यहाँ तक आपने देखा है तो सबसे पहले तो आपको एक जो है बधाई, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो वीडियोस को जो है पूरा देखते हैं, वो भी खास तौर से ये पढ़ाई की वीडियोस। लोग तो रील्स आजकल देख रहे हैं और अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा, एक तो ये आपके माइंड के लिए भी बहुत अच्छा है, एक माइंड का एक्सरसाइज हो रहा है। साथ ही साथ आपके अंदर जो है ना वो सहिष्णुता, यानी आप जो है बहुत ज़्यादा ठहराव आ जाएगा अगर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देखेंगे आप। तो मैं तो लोगों से कहता हूँ, अगर आपको एंटरटेनमेंट ही लेना है तो एक लॉन्ग फॉर्म मूवी या सीरीज़ देखिए, बजाय इसके कि आप रील्स देख रहे हैं और स्क्रॉल कर रहे हैं। वो आपके दिमाग को पूरा डिस्ट्रॉय कर रहा है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने जो भी स्टडी ग्रुप है वहाँ शेयर किया करिए। स्टार्ट करते हैं अपने नए प्रश्न को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेज यूजेज मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी? निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण उपकरण चुंबकीय भंडारण तकनीक का उपयोग करता है? पहला है SSD, दूसरा है HDD, तीसरा ऑप्टिकल डिस्क या चौथा है फ्लैश ड्राइव। क्या होगा इसका सही उत्तर, बताइए। तो देखिए ये अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। और देखिए पहले तो आप इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, है ना। आपको पता होगा कि मैग्नेटिक टेप जो होते हैं ना वो मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक टेप। लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि डेटा को स्टोर करने के लिए, है ना, आपके HDD जो है इनमें भी मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है ना। तो इन सभी में से HDD करेक्ट आंसर हो जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव इसको हम कहते हैं। और SSD जो है ये फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करता है, इसको हम सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क ऑफ कोर्स लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। फ्लैश ड्राइव जो है ना ये सॉलिड स्टेट मेमोरी में यूज़ होता है। और ये जो है दोनों एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं आप कह सकते हैं, तो इसलिए HDD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आ चुके हैं अपने 10वें प्रश्न पर। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन है। द पेरिस एग्रीमेंट प्राइमरली फोकसेज ऑन, बताइए पेरिस समझौता मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? पहला है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या जैव विविधता संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन या जलवायु परिवर्तन शमन, तीसरा ऑप्शन है ओजोन लेयर प्रोटेक्शन या ओजोन परत संरक्षण, या फिर चौथा ऑप्शन है मरीन इकोसिस्टम मैनेजमेंट या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, पेरिस एग्रीमेंट का प्राइमरी फोकस क्या होगा? देखिए जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था आपको भी पता है, मैंने आपको कई बार बताया भी है कि ये 2015 में हुआ था। और ये क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल, इसके एक सक्सेसर के रूप में ये आया, है ना। पेरिस एग्रीमेंट का फोकस था ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना, है ना। तो इसलिए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जलवायु परिवर्तन शमन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी आया था। ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, है ना, ये होगा 1987 में आया था। और इसके साथ साथ मरीन इकोसिस्टम मैनेजमेंट के लिए आपको जो है, जो हमने कल पढ़ा था ना, जिसमें कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में हमने बात किया था, तो वो CBD उसमें ही ये भी आ जाएगा। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा और वो होगा आपका बी ऑप्शन, है ना। तो
आई होप कि ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो आज हमने किए काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी थे, लेकिन आपका रिवीजन भी हो गया होगा और आपको जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। कल से जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं आपके लिए, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। मैं आशा करता हूँ आज का ये सेशन और आज के इस सेशन के जरिए मैं कुछ पॉजिटिव चेंज आपके अंदर ला पाया हूँगा और कम से कम आपका डिसिप्लिन तो मेंटेन रह रहा है इन सेशंस को करते हुए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ 12:15 बजे कल दोपहर में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।